मैं सुमित सिंह अपने चैनल संकल्प एकेडमी प्लस से अपने सभी सब्सक्राइबरों का मोस्ट वेलकम। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हेलो अल्केन और हेलो एरीन का अप्रॉक्स 99% पार्ट। सिर्फ 1% पार्ट बचा हुआ है, उसके लिए मैं आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो 1% पार्ट क्या है? हेलो एरीन का मेटल के साथ रिएक्शन करना और कुछ ऐसे पोली हेलो अल्केन्स जिसका हम लोग को यूज़ जानना है कि वैसे पोली हेलो अल्केन का हम यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को ना किल करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट होने वाला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल इन केस ऑफ हेलो एरीन। तो मेटल का रिएक्शन हेलो एरीन में कैसे होता है? तो आपने इसके पहले पढ़ा है कि मेटल का रिएक्शन हेलो अल्केन में भी होता है। अब हेलो अल्केन में कौन से मेटल के साथ रिएक्शन होता है ये आपको पढ़ाया गया है किसमें? तो आपको मैंने ग्रिगनार्ड रिएक्शन पढ़ाया है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट और उर्ज रिएक्शन। ठीक है, जैसे हेलो अल्केन में आपके अल्काइल हैलाइड में जैसे मेटल के साथ रिएक्शन होता है, वैसे हेलो एरीन में भी क्या है, कुछ मेटल के साथ रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड करता है। और इस मेटल के साथ रिएक्शन करने में ऐसे दो रिएक्शंस हैं जिसे आपको पढ़ना पड़ता है। एक रिएक्शन का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड उर्ज फिटिग रिएक्शन एंड सेकेंड इज कॉल्ड द फिटिग रिएक्शन। नाम से इधर उधर नहीं होना है, वहां पे क्या था, सिर्फ उर्ज रिएक्शन था, ये हमारा क्या है, उर्ज फिटिग रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए मेटल के रिएक्शन में पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड उर्ज फिटिग रिएक्शन। और 100 बात की एक बात ये भी है कि नेमिंग रिएक्शन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए हम इसे स्टार भी लगा देते हैं कि ऐसा है भाई कि थोड़ा सा इस पर ज्यादा कंसंट्रेट होइएगा। कहता है उर्ज फिटिग रिएक्शन क्या है? सिंपल है उर्ज फिटिग रिएक्शन। कहता है कि जब आप किसी अल्काइल हैलाइड और हेलो एरीन के मिक्सचर को, मीन्स आप अगर आप हेलो अल्केन ले लें और हेलो एरीन ले लें, दोनों के मिक्सचर को मिला करके, और इस मिक्सचर को अगर डायरेक्टली अगर आप सोडियम के साथ क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो, व्हेन द मिक्सचर ऑफ हेलो एरीन एंड अल्काइल हैलाइड, ठीक है, या फिर हेलो एरीन या हेलो अल्केन। ठीक है, तो जब आप हेलो अल्केन और हेलो एरीन के मिक्सचर को मिला करके आप डायरेक्टली सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देन यू कैन गेट द अल्काइल एरीन। तो आपको यहां से क्या मिलेगा? अल्काइल एरीन मिलेगा। मतलब कि क्या होगा, आपका हेलोजन यहां से निकल जाएगा और उसके जगह पर अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में क्या लग गया है, आर लग गया है। तो चलिए इस रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक एराइल हैलाइड ले लिया, मतलब एक हेलो एरीन ले लिया। इस हेलो एरीन का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया? तो अल्काइल हैलाइड के साथ। मतलब कि हमने हेलो एरीन, एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड का क्या कर लिया, मिक्सचर बना लिया। और मिक्सचर का हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया? यानी सोडियम के साथ क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया। सोडियम क्या करेगा कि जो हेलो एरीन का हेलोजन है, उस हेलोजन से सोडियम रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके सोडियम हैलाइड बना करके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल पार्ट है, जहां से हेलोजन निकला है, वहां पर इसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। मींस आपको यहां से मिलने क्या जा रहा है, आपको यहां से मिलने जा रहा है अल्काइल एरीन मिलने जा रहा है। कैसे हुआ? काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी रिएक्शन है। आप यहाँ पे क्या यूज किए, एराइल हैलाइड यूज किया, या फिर एराइल हैलाइड का दूसरा नाम क्या है, हेलो एरीन आपने यूज किया। हेलो एरीन प्लस अल्काइल हैलाइड मींस हेलो अल्केन, दोनों का आपने मिक्सचर बनाया और मिक्सचर बना करके आपने किस में डाल दिया, सोडियम में डाल दिया। सोडियम क्या करेगा कि हेलो एरीन के हेलोजन से रिएक्शन करके सोडियम हैलाइड बना के बाहर चला जाएगा। और अल्काइल हैलाइड का अल्काइल वाला पार्ट किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? तो जहां से हेलोजन निकला है वहां पर उसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। दैट मीन्स अल्काइल प्लस क्या, अल्काइल प्लस बेंजीन। तो अल्काइल प्लस बेंजीन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्काइल एरीन कहते हैं। मतलब कि अल्काइल पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेंजीन कह लो या फिर इसे एरीन कह लो, इसलिए इसका नाम मैंने क्या लिखा है, दैट इज कॉल्ड अल्काइल एरीन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड की जगह पर, जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया है, वहां पे हेलोजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया Cl लगा दिया। ठीक है, तो अगर हमने हेलोजन के जगह पर अगर हमने Cl लगा दिया तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, या फिर क्लोरो एरीन हो जाएगा। या तो इससे आप क्लोरोबेंजीन लिखो या फिर क्लोरो एरीन भी लिख सकते हो। हमने इसका नाम क्या लिखा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बेंजीन था वैसे बेंजीन है, एक्स की जगह पे हमने Cl लगा दिया। ठीक है, और जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया था उसके जगह पे हमने CH3X ले लिया, R के जगह पे हमने CH3 और X का X हमने ले लिया यहाँ पे, मतलब मिथाइल हैलाइड हमने ले लिया।
अब फिर इन दोनों के मिक्सचर को हमने किसके साथ डाल दिया, सोडियम के साथ डाल दिया। सोडियम क्या करेगा, इसके हैलोजन वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करके NaCl बना के यहाँ से बाहर हो जाएगा, और जहां से Cl निकलेगा वहां पर CH3 का क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl निकलेगा वहां से CH3 का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, और CH3 उसके जगह पे लग जाएगा, मींस बेंजीन के साथ CH3 लग जाएगा। इसके लिए इसका नाम क्या होगा, दैट मींस मिथाइल, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। और मिथाइल बेंजीन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड टोलुइन। इसका मतलब कि अगर आप CH3X का यूज करेंगे हेलोएरिन के साथ रिएक्शन कराने में ड्यू टू द उर्ज-फिटिंग रिएक्शन, तो आप यहां से क्या बना सकते हो, टोलुइन का प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, जो अगला टॉपिक होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होने वाला है, फिटिंग रिएक्शन क्या है, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन कहता है कि अगर आप हेलोएरिन को या एराइल हैलाइड को, ठीक है ना, अगर आप हेलोएरिन को या एराइल हैलाइड, क्योंकि दोनों का तो सेम नेम है, ठीक है ना, तो मैं हेलोएरिन बोलूं या फिर क्या बोलूं, हेलोएरिन बोलूं, चाहे मैं क्या बोलूं, उसको एराइल हैलाइड बोलूं, दोनों बात एक ही है। तो अगर आप हेलोएरिन बोलना चाहते हो तो हेलोएरिन ही बोलो, मैं बोल रहा हूं हेलोएरिन, ठीक है। तो अगर आप हेलोएरिन को डायरेक्टली सोडियम के साथ रिएक्शन करा दोगे, हेलोएरिन लिया और डायरेक्टली सोडियम में क्या कर दिया, डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो जो आपके हेलोएरिन होते हैं वो हेलोएरिन सोडियम से डायरेक्टली रिएक्ट करके डाइफिनाइल का क्या करते हैं, प्रिपरेशन कर देते हैं। ये डायरेक्टली सोडियम के साथ रिएक्शन करके डायरेक्टली क्या करते हैं, डाइफिनाइल का क्या कर देते हैं, प्रिपरेशन कर देते हैं। मतलब कि जो इसका बेंजीन रिंग होता है, उस बेंजीन रिंग का एनालोगस एक और बेंजीन रिंग का अपने आप में क्या कर लेते हैं, एडिशन करा लेते हैं। जैसे देखो, एक कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ एक जो प्रोडक्ट बना है उसमें बेंजीन रिंग का नंबर कितना है, 2 है। मतलब कि नंबर ऑफ बेंजीन रिंग क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। कैसे होता है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हेलोएरिन ले लिया, हेलोएरिन किसके साथ रिएक्शन किया, सोडियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर दो हेलोएरिन 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, 2 हेलोएरिन 2 हेलोएरिन के मोलिक्यूल्स 2 सोडियम मोलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और यहाँ से 2NaX करके बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से 2 बेंजीन निकलेंगे, दोनों का एक साथ हम एडिशन करा देंगे, दैट्स मीन द फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल, और इस तरह से क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इन केस ऑफ उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या बनेगा, अल्काइल एरीन बनेगा। याद रखेंगे, उर्ज फिटिंग रिएक्शन में अल्काइल एरीन बनेगा, लेकिन फिटिंग रिएक्शन में क्या बनेगा, डाइफिनाइल का क्या होगा, प्रिपरेशन होगा। उर्ज रिएक्शन में क्या बनता था, उर्ज रिएक्शन में अल्कीन बनता था, R का डबल बनता था, ठीक है ना। फिटिंग रिएक्शन में बेंजीन का डबल बनेगा, ठीक है। और उर्ज फिटिंग रिएक्शन में अल्काइल प्लस एरीन दोनों का क्या बनेगा, एडिशन वाला कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आपका हेलोएरिन हेलोअल्केन पूरा चैप्टर यहां पे क्या हो जाता है, यहां पर आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने हैं जो हमारे पॉलीहेलोअल्केन्स हैं और जिनका हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, व्हाट अबाउट द पॉलीहेलोअल्केन, ये पॉलीहेलोअल्केन कहते किसे हैं, व्हाट अबाउट देयर पॉलीहेलोअल्केन। तो नाम से ही क्लियर है, पॉली मींस क्या होता है, मोर देन 1, जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, हेलोजन हो, मींस दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन मोर देन 1 हेलोजन। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा क्या पाए जाते हो, एक से ज्यादा हेलोजन के ग्रुप्स पाए जाते हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीहेलोअल्केन कहते हैं, या पॉलीहेलो कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर। ऐसे पॉलीहेलोअल्केन्स हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला आपको पॉलीहेलोअल्केन कंपाउंड पढ़ना है, या पॉलीहेलो कंपाउंड पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। जो हमें पहला पॉलीहेलो कंपाउंड पढ़ना है उसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला आप खुद से लिख सकते हो, CH2Cl2 होगा। इस डाइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड होता है। इसका जनरली यूज कहां पे किया जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूज कहां किया जाता है, यूजेस वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से जनरली क्या होते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका यूज कहां किया जाता है, तो कहते हैं इसका यूज किया जाता है पेंट रिमूवर में। मतलब जहां पे पेंट वगैरह लगे होते हैं, उस पेंट को रिमूव करने में, हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड का यूज करते हैं। कहां पर, तो पेंट रिमूवर में हम लोग यूज करते हैं, कहां पे, जहां पे एरोसोल वगैरह होते हैं, एरोसोल जो होते हैं, उस एरोसोल से पेंट को हटाने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके अलावा
दवा वगैरह जो बनाई जाती है उसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में भी डाइक्लोरोमीथेन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और तीसरा इसका सबसे ज्यादा काम होता है कि जो आपके मेटल के सरफेस होते हैं उनको साफ करने के लिए क्लींजिंग एजेंट के फॉर्म में भी डाइक्लोरोमीथेन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो पहला हम लोगों ने पॉलीहेलो अल्केन, पॉलीहेलो कंपाउंड के बारे में स्टडी किया। कौन सा? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन क्या है? दैट इज कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? CH2Cl2। यूजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां यूज किया जाता है? तो जनरली इसका हम लोग सॉल्वेंट के फॉर्म में ड्रग्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि आप इसका यूज कर सकते हो कहां पर? तो मेटल के सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो। पेंट रिमूवर के फॉर्म में भी इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीहेलो कंपाउंड में आता है ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका नाम क्लोरोफॉर्म होता है। आप कितनी बार फिल्मों में भी देखते हो कि गुंडा दौड़े दौड़े आता है, पीछे से घर के पीछे छुप जाता है, दरवाजे के पास, तब तक क्या होता है, घर वाले आते हैं और तुरंत रुमाल को उसके मुंह पे रखता है, और जो पर्सन होता है वो ऐसे ऐसे छटपटा करके तुरंत क्या हो जाता है, गिर जाता है। ऐसे फिल्मों में आप देखते हो, ठीक है। वो जो देखते हो, जो सुहाता है, दैट इज रुमाल में रख करके वो जो डालता है वही क्या होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म होता है। तो आप तो समझ गए होंगे कि एनेस्थेटिक के लिए जनरली पहले के जमाने में जो सर्जरी किए जाते थे, जैसे डॉक्टर लोग जो सर्जरी करते थे, तो सर्जरी के लिए लोग डॉक्टर क्या करते थे, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म क्या करते थे, उस पर्सन को सुंघाते थे, जिससे वो पर्सन बेहोश हो जाता था, फिर उसकी सर्जरी कर दी जाती थी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि क्लोरोफॉर्म इतना ज्यादा हार्ड होता था कि अगर थोड़ा सा भी अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर दे दिया जाएगा तो पर्सन की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो डर रहता था कि पता नहीं वो पर्सन बचेगा या नहीं बचेगा। इसलिए ये पुराने जमाने में एज ए एनेस्थेटिक के फॉर्म में, मैंने यहाँ पे बताया भी है कि जनरली इसका यूज किया जाता था किस फॉर्म में, एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज किया जाता था। किस काम करने के लिए? सर्जरी के लिए। जहां पे सर्जरी किया जाता था वहां पर जनरली इसका क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। आजकल के जमाने में अब इसका यूज वहां पे नहीं किया जाता है, सर्जरी में अब इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब तो लोग ईथर का भी यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे अदर केमिकल्स आ चुके हैं, या फिर अब तो इंजेक्शन आ चुके हैं जिसके थ्रू आप भी देखते हो कि आपके बॉडी को क्या कर दिया जाता है, आपके बॉडी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। आपके सामने दिखाई देता है कि आपका ऑपरेशन हो रहा है और आपको कुछ भी फील नहीं होता है, ठीक है। ये ओल्ड मेथड थे जब आप एनेस्थेटिक के फॉर्म में क्लोरोफॉर्म का क्या करते थे, यूज करते थे। आज इसका यूज क्या है? आज इसका यूज है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर बनाने में, जो हम लोग फ्रीजर वगैरह देखते हैं, उस फ्रीजर में एक स्पेशल टाइप का फ्रीजर होता है जिसका नाम क्या होता है, R22। पूछा गया है CBSE एग्जाम में कि R22 बनाने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है। तो R22 रेफ्रिजरेटर को प्रिपेयर करने के लिए जनरली जिस केमिकल का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लोरोफॉर्म के साथ कि क्लोरोफॉर्म को कभी भी डार्क बोतल में बंद करके रखा जाता है। ऐसे बोतल में बंद रखा जाता है जहां से लाइट पास ना करे, ब्लैक बोतल में उसे बंद करके रखा जाता है। कहता है क्यों? इसलिए रखा जाता है कि अगर कहीं भी बोतल लाइट के प्रेजेंस में आ गया, मतलब अगर उस पर लाइट पड़ गया, अंदर लाइट चला गया, तो वो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, वो क्लोरोफॉर्म एयर के प्रेजेंस में आने के बाद, जैसे क्लोरोफॉर्म के अंदर थोड़ी सी हवा चली गई, लाइट मिल गया, तो ये जो क्लोरोफॉर्म होगा एयर, हवा के प्रेजेंस में आने के बाद, कब? जब आपको लाइट मिले, कहीं से किसी सोर्स से लाइट मिल जाए, तो ये क्लोरोफॉर्म एयर के प्रेजेंस में आने पर लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के गैस बना देता है जिसका नाम क्या होता है, फॉस्फेन गैस। द नेम ऑफ गैस इज फॉस्फेन गैस। ये एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस होता है। ये इतनी ज्यादा पॉइजनस गैस होती है जिससे कि आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मतलब कि गलत से भी अगर घर में रखा हुआ है और ऑक्सीडाइज हो गया फॉस्फेन, तो आप समझ सकते हो कि फॉस्फेन के बनने से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसका मतलब कि जितना क्लोरोफॉर्म हानिकारक नहीं होता है, उससे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है, फॉस्फेन होता है। इसलिए जनरली क्लोरोफॉर्म को वैसे बोतल में रखा जाता है जो क्या हो, डार्क बोतल हो, ब्लैक बोतल हो, जिससे लाइट कभी भी पास ना करे। और जहां पर भी क्लोरोफॉर्म रखा जाता है वो हाइडेड सील्डेड होता है, कंप्लीटली उसमें क्लोरोफॉर्म रखा जाता है। उसमें थोड़ा सा भी कम क्लोरो, से एक बोतल है तो पूरे बोतल में अंदर तक क्लोरोफॉर्म रहेगा, उसमें थोड़ा सा भी स्पेस छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं से स्पेस अगर छूट जाएगा तो एयर चला जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी तक हम लोगों ने दो पॉलीहेलो कंपाउंड का एडिशन किया। पॉलीहेलो कंपाउंड आपने समझा, पॉलीहेलो कंपाउंड मतलब मोर देन वन हेलोजन वाले कंपाउंड्स। आप देख भी रहे हो, डाइक्लोरो में 2 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोमीथेन में 3 क्लोरीन है। तो ऐसे करके जो कंपाउंड्स है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें 2 हमने कंप्लीट किया है और हमें 2-3 पढ़ने हैं। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 2 और जो पॉलीहेलो कंपाउंड्स है उसके बारे में मैं आपको स्टडी कराता हूं।
तीसरा जो पॉलीहेलोअल्केन और पॉलीहेलो कंपाउंड जो होने जा रहा है वो हमारा है ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, दो हम लोगों ने बात कर लिया। पहला हमारा क्या था, डाइक्लोरोमीथेन, दूसरा था क्लोरोफॉर्म। तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा होने जा रहा है पॉलीहेलो कंपाउंड में वो हमारा क्या है, ट्राईआइडोमीथेन। ठीक है, ट्राईआइडोमीथेन मीन्स आइडोफॉर्म होने जा रहा है। कहता है कि आइडोफॉर्म का पहले हम लोग क्या करते थे, एज ए एंटीसेप्टिक के फॉर्म में क्या करते थे, यूज करते थे। बोलोगे सर एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक बायो वाले लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। एंटीसेप्टिक एक तरह का केमिकल होता है जिसका यूज़ किया जाता है, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो बर्निंग के लिए, मतलब बैक्टीरिया को क्या करने के लिए, किल करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, कटा हुआ है, जला हुआ है, आप उस जगहों पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एज ए एंटीसेप्टिक के फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, पहले क्लोरोफॉर्म का हम क्या करते थे, यूज करते थे। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये हुआ कि जो हम आइडोफॉर्म यूज करते थे, इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये काफ़ी अनप्लीजेंट स्मेल देता था, काफ़ी गंदा क्या करता था, ये स्मेल देता था, काफ़ी गंदा महकता था। इसलिए बाद में हम लोगों ने एज ए एंटीसेप्टिक इसको यूज करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा गया है कि जो इसके पास एंटीसेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक थी, वो एंटीसेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक उसके आइडोफॉर्म की वजह से नहीं था। ठीक है ना, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, नॉट ड्यू टू द आइडोफॉर्म इटसेल्फ। देखो लिख मैंने बता भी दिया है कि जो आयोडीन की जो आइडोफॉर्म का ये एंटीसेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक था, ये आपके दिमाग में चलेगा कि आइडोफॉर्म की वजह से है। नहीं, आइडोफॉर्म की वजह से ये क्राइटेरिया नहीं था कि वो एज ए एंटीसेप्टिक काम करता। प्रॉब्लम ये बात यहाँ पे थी कि जब आप आइडोफॉर्म को लगाते थे तो वहाँ से आयोडीन लिबरेट होता था, आयोडीन निकलता था, और आयोडीन क्या करता था, उस एंटीसेप्टिक के प्लेस पर, मतलब वो जो इन्फेक्शन वाला प्लेस था वहाँ पर एज ए आयोडीन एज ए एंटीसेप्टिक के फॉर्म में क्या करता था, काम करता था। इसलिए हम लोग आइडोफॉर्म का यूज करते थे। लेकिन ऐसा पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि काफ़ी गंदा स्मेल देता था। तो इसे क्या किया गया, बाद में छोड़ दिया गया, और उसके जगह पे बहुत सारे अदर एंटीसेप्टिक आप देखते ही हो कि कितने सारे एंटीसेप्टिक आ चुके हैं जो मार्केट में आपको क्या करते हैं, मिलते हैं। जैसे बोरोप्लस देखते हो, बोरलिन देखते हो, ये सारे जो है वो अच्छे क्या है, एंटीसेप्टिक्स हैं। इसके अलावा अगला जो कंपाउंड होने जा रहा है वो हमारा है टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग फार्मूला से इंडिकेट करते हैं, किससे, CCl4। जनरली इसका प्रोडक्शन जो होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जनरली जो फॉर्म होता है, कहाँ से फॉर्म होता है, तो जनरली ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है वो रेफ्रिजरेटर से फॉर्म होता है। जो हम लोग फ्रिज वगैरह चलाते हैं ना, उससे जो गैसेस निकलते हैं उसमें जनरली क्या निकलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड निकलता है। या फिर जो हम लोग एयर कंडीशन वगैरह यूज करते हैं वहां से जनरली ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका जनरली यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका वाइडली यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है क्लींजिंग एजेंट में, मतलब साफ करने में। जहां पर भी आपको क्लीन करना हो, साफ करना हो, वहां पे आप जनरली कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो क्लीन करने के लिए। इसका मतलब कि आप इसका क्लींजिंग फॉर्म में, क्लींजिंग लिक्विड के फॉर्म में आप इसका यूज कर सकते हो। कहां पर, तो आप इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा घरों में कहीं कहीं पे स्पॉट लग जाए, घरों में कहीं धब्बा उब्बा लग जाए, तो घरों के धब्बों को साफ करने के लिए भी आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, जिसमें थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजेज वाले। जैसे आपको क्लोरोफॉर्म से पूछ सकता है कि जो आपको प्रीवियस ओल्ड टाइम्स में जो लोगों को एज ए एनेस्थेटिक किया जाता था, सर्जरी करने के लिए बेहोश किया जाता था, तो वहां पे क्या यूज किया जाता था, तो क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता था। ठीक है, वाइडली क्लीनिंग फ्लूइड के फॉर्म में किसका यूज किया जाता है, तो वाइडली क्लीनिंग फ्लूइड के फॉर्म में कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ गया, दैट इज कॉल्ड फ्यूरॉन। फ्यूरॉन जनरली क्या है, फ्यूरॉन एक तरह का कंपाउंड है, एक क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड है। फ्यूरॉन इज ए टाइप ऑफ ए कंपाउंड विच टाइप ऑफ कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड। फ्यूरॉन एक मीथेन और इथेन का क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड है, जिसे हम CFC कहते हैं ना। इसका मतलब कि फ्यूरॉन क्या है, तो फ्यूरॉन एक अनदर वर्ड में आप बोल सकते हो कि CFC ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। इसका मतलब कि वैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मीथेन और इथेन से बनते हैं, ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूरॉन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूरॉन कहते हैं। तो कोई पूछे फ्यूरॉन क्या है, तो फ्यूरॉन एक पोली है, पोली हेलो क्या है, कंपाउंड है, पोली हेलो कंपाउंड है, जो मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक क्या है, रूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, जनरली इसका यूज कहां पे किया जाता है, तो जनरली इसका यूज
कूलिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। जो आप एसी चलाते हो घर में, एयर कंडीशन चलाते हो, ठंडी हवा निकलती है वहां से, तो जो उसके अंदर गैस भरा गया होता है वही गैस जनरली क्या होता है, फ्यूरॉन गैस होता है, सीएफसी होता है। ठीक है, तो जनरली इसको हम कूलिंग एजेंट के फॉर्म में, कूलिंग गैस के फॉर्म में क्या हम करते हैं, फ्यूरॉन का जनरली यूज करते हैं, जिसका हम यूज रेफ्रिजरेटर में करते हैं या फिर हम कहां करते हैं, एयर कंडीशन वगैरह में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इतना हम लोग आजकल इतना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के चक्कर में पड़े हैं कि हमको थोड़ी सी भी गर्मी नहीं हो, हम अपने आप को काफ़ी कूल रख सकें, तो वो जो गैसेस वहाँ से निकल रही हैं, जो फ्यूरॉन गैसेस जो आपको ठंडी दे रही है ना, वही फ्यूरॉन गैसेस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी हैं। कहता है कैसे हार्मफुल हैं, क्योंकि यही फ्यूरॉन गैसेज जो निकलती हैं, सीएफसी गैसेज जो निकलती हैं, ये हमारे ओजोन डिप्लीटेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा भी दिया है कि फॉर द नेचुरल ओजोन डिप्लीटेशन, तो नेचुरल ओजोन डिप्लीटेशन में जनरली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्यूरॉन की वजह से ही आपका ओजोन डिप्लीटेशन हो रहा है, जिससे कि आपका जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक्स जो है वो ड्यू टू फ्यूरॉन से क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। अभी हम कोरोना टाइम्स में चल रहे हैं, लेकिन कोरोना टाइम्स में कोरोना कुछ हद तक ठीक भी है। ऐसे कैसे ठीक है भाई, तो कोरोना सब लोग बोलता है कि बहुत हानिकारक, मेरे देखने से थोड़ा सा ठीक इसलिए है कि कोरोना ने कम से कम आकर के नेचुरल बैलेंस तो कर दिया। जैसे अभी इंडिया गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च कर रही थी आपके रिवर गंगा को क्या करने के लिए, उसे साफ करने के लिए, लेकिन कोरोना आने से ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो गया, साफ हो गया, क्योंकि लोग वहां से शिफ्ट कर गए दूसरी तरफ। दूसरा कि जो पॉपुलेशन, जितना पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा था, वो पॉल्यूशन फैक्ट्रीज बंद हो जाने से पॉल्यूशन क्या हो गया, कम हो। हाँ, एक तरफ दूसरी तरफ लॉस भी है, मैं नहीं बोलता हूं कि लॉस नहीं है, इकोनॉमिक पावर काफी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वो अलग बात है। लेकिन मैं नेचुरली अगर बात करूं तो नेचुरली एक तरह से देखा जाए तो कोरोना ने आया तो ये नेचर का क्या था, फंडा था, क्योंकि नेचर का रूल ही है कि वो अपने आप को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो ये फ्यूरॉन जो क्रिएट हो रहा है, ये हमारे ओजोन के लिए, डिप्लीटेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी तक हमने आपको पढ़ाया क्या, दो टॉपिक में अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसके पहले 2 बार मैंने आपको पढ़ाया था डाइक्लोरोमीथेन, उसका यूज कहां पे किया जाता है, तो ड्रग्स के सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लीन करने के लिए मेटल सरफेस पे यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का यूज जनरली कहां किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का यूज पहले किया जाता था, अभी उसका यूज आप R22 रेफ्रिजरेटर बनाने में भी किया जाता है, और पहले उसको हम लोग सुहाने के लिए, वही मैं बता रहा था कि आपको एनेस्थेटिक करने के लिए सर्जरी में यूज किया जाता। तीसरा टॉपिक हमारा आया ट्राईआइडोमीथेन, जिसको आइडोफॉर्म कहते हैं। पहले इसका यूज किया जाता था एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, कटे उटे जगहों पे लगाने के लिए यूज किया जाता था, अब इसका यूज नहीं किया जाता। टेट्राक्लोरोमीथेन एज ए कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जिसका यूजेज हम लोग करते हैं कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो एज ए क्लींजिंग फ्लूइड के फॉर्म में हम साफ सुथरा करने की जगह पे करते हैं। इंडस्ट्री में जहां पर भी आपकी गंदगियां होती है वहां साफ करने के लिए, घर में स्पॉट लगे होते हैं, ग्रीस लगा होता है, उसको साफ करने के लिए कर सकते हैं। या घरों में फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या किया जाता है, इसके सम अमाउंट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आग को बुझाने के लिए भी इस गैस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फ्यूरॉन एक तरह का क्या है, गैस है, जो जिसका जनरली नाम क्या है, सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये प्रोड्यूस कहां से होता है, तो मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही हम फ्यूरॉन कहते हैं। प्रोड्यूस कहां से होता है, तो प्रोड्यूसेस जनरली कहां से होता है, तो जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं या जो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग एयर कंडीशन यूज करते हैं, वहां से जो गैसेस निकलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, सीएफसी होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जो कूलिंग करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन एक तरफ वो हमारे लिए कूलिंग देते हैं, दूसरी तरफ हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ओजोन का डिप्लीटेशन हो रहा है, नेचुरल फेनोमेनन, वो ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगला लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, जिसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड द डीडीटी। नाम पूरा सुनिए, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नाम देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। स्ट्रक्चर देखिए कितना सुंदर है। देखिए डाइक्लोरो हो गया, यहां से Cl क्या हो गया, डाइक्लोरो, दैट इज कॉल्ड 2 बेंजीन रिंग विच इज कॉल्ड डाइफिनाइल। ठीक है, फिर यहां देखिए कितना क्लोरो है, 1 2 3, तो ट्राइक्लोरो हो गया। और मेन चेन में कितने कार्बन हो गए, 1 और 1 कितना हो गए, 2, तो ईथ हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सो द नेम इज डाइक्लोरो, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरो डाइफिनाइल, 1 2 3 ट्राइक्लोरो और 1 2 ईथ, सिंगल बॉन्ड एन, इथेन मींस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, इसका सबसे पहले यूज किए, यही पहला हमारा क्या है, एंटी इंसेक्टिसाइटिस है। फर्स्ट एंटीसाइटिक हमारा बनाया गया था, वो फर्स्ट एंटीसाइटिक कौन सा है, विच इज कॉल्ड डीडीटी। पूछा भी जाता है कि विच केमिकल वाइज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक बोल रहे हैं, विच केमिकल वाइज द फर्स्ट
इंसेक्टिसाइटिस, ठीक है। पहला इंसेक्टिसाइटिस कौन सा था? तो पहला इंसेक्टिसाइटिस कौन है? डीडीटी है, जिसको किसने बनाया था? पॉल मूलर ने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था। Who discovered the DDT? पॉल मूलर एक स्विट्जरलैंड का रहने वाले साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट आपका इंसेक्टिसाइटिस का क्या किया था? फॉर्मेशन किया था। और इसका यूज कहां किया गया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका सबसे ज्यादा यूज किया गया था। किसके लिए? तो इंसेक्टिसाइटिस के फॉर्म में, इंसेक्ट को मारने के लिए यूज किया गया था। कौन से इंसेक्ट पे सबसे ज्यादा काम करता था? तो जनरली ये मॉस्किटो पे काम करता था, या फिर जो लीचेस थे, जो कि एक बीमारी फैलाते थे जिसका नाम क्या था? थाइफस। थाइफस की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, उस बीमारी को लेके जाने वाले जो लीचेस थे, छोटे छोटे जो ठीक है ना, लीचेस, छोटे छोटे कीड़े जो थे, ठीक है, आप उसे बोल सकते हो। तो लीचेस को किल करने के लिए, मॉस्किटो को किल करने के लिए हम लोग डीडीटी का क्या करते थे? यूज करते थे। लेकिन डीडीटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि डीडीटी पॉइजनस था, और हम लोग इसका छिड़काव करते थे। जब बारिश होती थी तो बारिश होने के बाद डीडीटी वाटर के साथ मिक्स कर जाता था, और कहां चला जाता था? लैंड में चला जाता था। मतलब कि वो सॉइल को क्या करता था? पॉल्यूटेड कर देता था, ठीक है। इसके अलावा वो पॉन्ड में जाता था, जिससे कि फिशेस क्या हो जाती थी? पॉल्यूटेड हो जाती थी, पॉइजनस हो जाती थी। बाद में इसका इतना ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ने लगा कि डीडीटी का यूज करना हम लोग क्या कर दिए? छोड़ दिए, और बाद में इसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बैन कर दिया कि फिर डीडीटी का हम छिड़काव नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे किया जाता है जहां पे ज्यादा मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं, वहां पे क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। लेकिन बाद में ये भी प्रॉब्लम हुआ कि डीडीटी के अगेंस्ट में कुछ ऐसे जर्म्स हुए जो अपने आप को इफेक्टिव कर लिए, उस पर डीडीटी काम नहीं करने लगा। तो 100 बात की एक बात है कि ये स्टार्टिंग कंडीशन में यूज किया जाता था, अब इसका यूज नहीं किया जाता था। दैट इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन। ये आपका पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, हेलोअल्केन और हेलोएरिन। अब आपको मैंने पूरी एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपकी बेस है नीट और जेईई मेंस, उसको भी मैंने आपको फॉलो किया है। आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, मैं अगले लेक्चर में उसका डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ आने वाला हूं, और वो लेक्चर होने वाला है कंप्लीट क्वेश्चंस बेस विच इज रिलेटेड विथ 1 slot video of naming reaction of haloalkane, haloarin, and some questions which are taken from NEET, some question from JEE Mains and some question from NCERT। तो आपका चैप्टर यहाँ पे क्लोज। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, 1 slot वीडियो होगा जिसमें हम टोटल नेमिंग रिएक्शन, जो हमारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो हमारे हेलोअल्केन और हेलोएरिन का, वो रहेगा। और फिर हम लोग यहाँ से इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को बाय बाय कर देंगे। मतलब आपका तो बाय बाय हो गया, लेकिन क्वेश्चंस के लिए बाय बाय नहीं हुआ, इसलिए क्वेश्चन के लिए अगले लेक्चर को देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।